प्रधानमंत्री जी, माननीय लोकसभा अध्यक्ष तथा केंद्र व राज्यों के गणमान्यों के संदेश अलंकृत किए गए हैं। हमारी तालियों की गर्जना बहुत जोर से हो स्मारिका के उद्घाटन पर और इसके विमोचन पर। सभी महोदयों का बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम को जल्दी से आगे बढ़ाते हुए हम प्राक्कलन समिति लोकसभा के चेयरपर्सन आदरणीय श्री डॉक्टर संजय जायसवाल जी से अनुरोध करेंगे कि वो पधारें और अपने वक्तव्य से हम सभी को उत्साहित करें। स्वागत कीजिएगा करतल ध्वनि के साथ। माननीय अध्यक्ष लोकसभा श्री ओम बिरला जी, माननीय मुख्यमंत्री महाराष्ट्र श्री देवेंद्र फडणवीस जी, माननीय उपसभापति राज्यसभा श्री हरिवंश जी, माननीय उप मुख्यमंत्री महाराष्ट्र श्री एकनाथ शिंदे जी, माननीय सभापति महाराष्ट्र विधान परिषद श्री राम शिंदे जी, माननीय अध्यक्ष महाराष्ट्र विधानसभा श्री राहुल नार्वेकर जी, माननीय उपसभापति महाराष्ट्र विधान परिषद डॉक्टर नीलम गोरे जी, माननीय नेता प्रतिपक्ष महाराष्ट्र विधान परिषद श्री अंबादास दानवे जी, माननीय सभापति प्राक्कलन समिति महाराष्ट्र विधानसभा श्री अर्जुन खोतकर जी, सांसद तथा राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों के विधान मंडलों की प्राक्कलन समितियों के माननीय सभापति और सदस्य, विशिष्ट अतिथि, देवियों और सज्जनों, आज प्राक्कलन समिति की हीरक जयंती के उपलक्ष्य में इस गणमान्य सभा को संबोधित करते हुए मैं स्वयं को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। संसद की प्राक्कलन समिति का गठन 10 अप्रैल 1950 को किया गया था ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सरकारी व्यय के मामलों में कार्यपालिका विधायिका के प्रति जवाबदेह बनी रहे। उस समय वित्तीय निगरानी के लिए इतना मजबूत तंत्र स्थापित करना हमारे नवीन लोकतंत्र के लिए एक साहसिक कदम था। हालांकि पिछले 7.5 दशकों में इस समिति का महत्व और प्रभाव बढ़ा है और यह दक्षता, मितव्ययता और प्रशासनिक सुधारों का प्रतीक बन गई है। लोकसभा से प्रतिवर्ष चुने जाने वाले 30 सदस्यों वाली यह समिति विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के वित्तीय अनुमानों की समीक्षा करती है। इसके कार्य बहुआयामी हैं, जिनमें संगठन में मितव्ययता और सुधार का सुझाव देने तथा दक्षता के साथ साथ बेहतर प्रशासन के वैकल्पिक नीतियों का प्रस्ताव करना शामिल है। समिति का लक्ष्य सरल परंतु महत्वपूर्ण है, अर्थात यह सुनिश्चित करना कि सरकारी धन का प्रत्येक रुपया संसद द्वारा स्वीकृत नीतियों के अनुरूप बुद्धिमत्ता से खर्च किया जाए। यह गर्व की बात है कि प्राक्कलन समिति ने 17वीं लोकसभा के अंत तक 1033 प्रतिवेदन प्रस्तुत किए हैं, जिनमें मूल और कार्रवाई दोनों शामिल हैं, जिनमें शिक्षा और स्वास्थ्य से लेकर रक्षा और बुनियादी ढांचे जैसे सरकारी कार्यक्रमों के लगभग हर पहलू को शामिल किया गया है। कार्यपालिका को निरंतर उत्तरदायी बनाकर समिति ने सरकारी वित्त के प्रबंधन में उत्तरदायित्व और विवेक की भावना उत्पन्न की है। प्राक्कलनों और व्यय की इसकी कठोर जांच से सरकारी कार्यों में कई सुधार और अनुकूलन हुए हैं, जिससे अंततः भारत के नागरिकों को लाभ हुआ है। प्राक्कलन समिति का सबसे सराहनीय पहलू इसकी सर्वसम्मति की परंपरा है। इसके प्रतिवेदन सर्वसम्मत दृष्टिकोण को दर्शाते हैं, जो इसके प्रभाव को बढ़ाते हैं। यह सर्वसम्मति सुनिश्चित करती है कि समिति के सुझावों का न केवल सम्मान किया जाता है, बल्कि सार्थक बदलाव लाने के लिए प्रायः उन्हें लागू भी किया जाता है। मैं ऐसे ही एक प्रतिवेदन पर प्रकाश डालना चाहूँगा, जो 17वीं लोकसभा के दौरान प्रस्तुत समिति का 26वां प्रतिवेदन है, जो इलेक्ट्रिक वाहनों ईवी नीति का मूल्यांकन विषय पर आधारित है। इस प्रतिवेदन में समिति ने ईवी 4 पहिया वाहनों की बिक्री में सुधार के लिए कर छूट, पंजीकरण शुल्क माफ करने आदि जैसे प्रोत्साहन देने की सिफारिश की थी। इस पर कार्रवाई करते हुए सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों पर जीएसटी की दरों को कम किया और क्षतिपूर्वक उपकर को शून्य रखा। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने एक अधिसूचना जारी कर राज्यों को इलेक्ट्रिक वाहनों पर रोड टैक्स माफ करने की सलाह दी, जिससे ईवी की शुरुआती लागत कम हो सकी है। सरकारी अधिकारियों के साथ कार्य करने के लिए हमारा रचनात्मक दृष्टिकोण भी उतना ही महत्वपूर्ण है। हम सुधार के क्षेत्रों की पहचान करने और प्रशासनिक दक्षता बढ़ाने के लिए खुली और सहभागी वार्ता करते हैं। साझेदारी की यह भावना हमारी सफलता की आधारशिला रही है। आपसी सम्मान को बढ़ावा देकर हमने एक ऐसे संस्कृति का निर्माण किया है जहां सिफारिशें ठोस सुधारों में परिणत होती हैं। इन उपलब्धियों के बावजूद समिति ने पिछले कुछ वर्षों में अपने कार्य करने के तरीकों को और बेहतर बनाया है। हमने प्रक्रिया और परंपराओं के विस्तृत नियमन स्थापित किए हैं ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि इसके संचालन सुव्यवस्थित रहे।
1968 में व्यापक आंतरिक कार्य प्रणाली नियमों को अनुमोदित किया गया था, जो तब से समिति के कार्यकरण को निर्देशित कर रहे हैं। यह समिति को प्रासंगिक बने रहने और शासन की उभरती जरूरतों के प्रति उत्तरदायी बने रहने की प्रतिबद्धता दर्शाते हैं। यह सम्मेलन एक ऐतिहासिक आयोजन है, जिसमें पहली बार संसद, राज्य विधानमंडलों और संघ राज्य क्षेत्रों की प्राक्कलन समितियां एक साथ एकत्रित हुई हैं। यह अनुभव साझा करने, सर्वश्रेष्ठ पद्धतियों का आदान प्रदान करने और पूरे भारत में वित्तीय निगरानी को मजबूत करने के लिए अभिनव तरीकों की खोज करने का अवसर है। जीवंत चर्चा के माध्यम से हम उभरते मुद्दों का समाधान करेंगे और अपनी सामूहिक प्रभावशीलता को बढ़ाने के लिए रणनीति विकसित करेंगे। राष्ट्रीय और राज्य स्तरों पर सहयोग को बढ़ावा देकर हम अपने लोकतंत्र को आधार देने वाले निगरानी तंत्र को मजबूत कर सकते हैं। इस महत्वपूर्ण अवसर पर आज माननीय अध्यक्ष जी ने एक स्मारिका जारी किया है, जो कि हमारे 75 वर्षों की यात्रा का सार प्रस्तुत करता है। इस प्रकाशन में भारत के माननीय राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा के अध्यक्ष और पूर्व लोकसभा अध्यक्षों के साथ साथ अत्यंत सम्मानित नेताओं और संवैधानिक विशेषज्ञों के संदेश और लेख शामिल हैं। साथ ही पूर्व समिति के सदस्यों के विचार भी इसमें शामिल किए गए हैं। यह ज्ञान का भंडार है, जो हमारी उपलब्धियों पर एक नज़र डालने के साथ साथ भविष्य के लिए एक रूपरेखा भी प्रस्तुत करता है। मैं सभी को इस स्मारिका को पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करना चाहूँगा, क्योंकि यह हमारी विरासत और आकांक्षाओं को खूबसूरती से समेटे हुए है। मैं इस सम्मेलन में सक्रिय भागीदारी के लिए उपस्थित सभी प्रतिभागियों के प्रति हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। जनसेवा के प्रति आपका समर्पण और संसदीय लोकतंत्र के सिद्धांतों को बनाए रखने के लिए आपकी प्रतिबद्धता वास्तव में प्रेरणादायक है। आपकी उपस्थिति ने यह सुनिश्चित किया है कि यह समारोह न केवल हमारी पिछली उपलब्धियों की प्रशंसा है, बल्कि भविष्य के प्रयासों के लिए एक प्रेरणा भी है। इससे पहले कि मैं अपनी वाणी को विराम दूं, मैं इस सम्मेलन के आयोजन के लिए माननीय लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला जी से प्राप्त मार्गदर्शन के लिए उन्हें हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने इस सम्मेलन को मुंबई में आयोजित करने के लिए अपनी कृपापूर्व सहमति प्रदान की और समय समय पर अपना मार्गदर्शन देकर हमें अनुग्रहित किया। मैं माननीय अध्यक्ष महाराष्ट्र विधानसभा श्री राहुल नार्वेकर जी और माननीय मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस जी का भी हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने इस कार्यक्रम को मुंबई में आयोजित करने के लिए अपनी सहमति प्रदान की और पूर्ण सहयोग दिया। इस सम्मेलन में भाग लेते हुए आइए हम सब अपने इतिहास से प्रेरणा लें और जवाबदेही, दक्षता और ईमानदारी के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दोहराएं।